जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में एक ही टाइम जो कंटिन्यू रहे ना, लियाकत अली खान। फिर शाहजहाँ मॉस जो बिल्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी? टट्टा में। इंडो पाक वॉर 1965 की 17 दिन चली थी। करंट डायरेक्टर ऑफ, ये एब्रिवेशन भी आ सकता है, NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वकारुद्दीन सैयद। और ये बनी कब है जी? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 3 मई 2024 को। एम जो था सिल्क हैंडगन मूवमेंट का क्या था? तो फ्रीडम जो है सब कॉन्टिनेंट की। लोअर एज लिमिट सेनेट के लिए 30 है। शाइन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर। पाकिस्तान सीटों का मेंबर 1954 में बना। गवादर पोर्ट जो है वो ऑपरेट होती है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी से। पाकिस्तान मॉडर्न हिस्ट्री एंड टेलबोट। अप्रॉक्सीमेट एरिया बाय पाकिस्तान फॉरेस्ट 5%। Geneva Accord were signed on 14 April 1988. Pakistan conduct its nuclear test in Chaki 1998. First Chief Justice of Pakistan Mian Abdul Rashid. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1849 में। Length of common border of Pakistan and Afghanistan is 2611 meter. First session of First Constituent Assembly 10 August 1947. फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन कायद-ए-आज़म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1958 जो हुआ था 20 अगस्त 1958 को। फिर नेशनल स्टेडियम जो लोकेटेड है KPK में और इनोग्रेट हुआ है था बाय जनरल राहिल शरीफ। उस स्टेडियम का नाम है शाहिद आफरीदी क्रिकेट स्टेडियम। फिर इंडिया ने बगलियार डैम कहाँ बनाया है जी? चेनाब में बनाया है। नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश्ड हुई है? 1928 में हुई है। इंडियन कौंसल एक्ट मिंटो मोलो रिफॉर्म जो है वो कब इनफोर्स हुआ? 1909 में। फर्स्ट पाकिस्तान पोस्टल स्टैम्प इशू हुई है जुलाई 1948। डिफेंस डे 6 सितंबर 1965 को बनता है। टोटल एरिया सिंध प्रोविंस का 140914 किलोमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शमशाद अख्तर। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान में 1950। किस कंट्री ने पाकिस्तान को असेस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट में? चाइना ने। कारगिल इंसिडेंट कब हुआ था? 1999 में। OIC फाउंडेड 1969। लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान कारियान कैंट। वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान KPK। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया था। मादर मिल्लत फातिमा जना की वफ़ात हुई थी 1967। होली कुरान जो फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में। कौन सा रिवर है जो सेपरेट करता है हिमालय को काराकोरम से? इंडस। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस 20 जून 1980। हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो आया था 10 फरवरी 1979 को पाकिस्तान में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरस मिशन 1942। देखिए हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जापानी फोर्सेस जो है वो जीते जा रही थी और साउथ एशिया की तरफ मूव कर रही थी और उस वक्त साफ दिख रहा था कि जापान के फेवर में वॉर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इससे बड़ी इनकरेज हुई थी और उन्होंने जो है मूवमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला दी थी कि ब्रिटिशर्स को और प्रॉब्लम्स की जाए। वो कॉन्फिडेंस है कि जापान जो है जब जीतेंगे तो वो इंडिया को उसको पावर दे देंगे। मुस्लिम तो पहले अपनी एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे
तो ये जो सिचुएशन हुई थी ग्रेट ब्रिटेन की, उसमें उन्होंने एक वक्त भेजा था स्टेफोर्ड ग्रेव्स के यहाँ, जिसका लाभ था कि अब कोई एक सोल्यूशन बनाया जाए। ग्रेव्स मिशन जो था उसको कांग्रेस की सपोर्ट नहीं थी। ग्रेव्स मिशन ने ये किया कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया, और जब ये आया तो देखो मेन पॉइंट ये थे कि स्टेट ऑटोमेंट सब कॉन्टिनेंट जो है एक उसको अलहदा एक स्टेटस दे दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियंस होगी ऑल डिपार्टमेंट में, यानी रहेगा ब्रिटिश के अंडर, ये चालाकी कर रहे थे। फिर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी, राइट्स जो है वो माइनॉरिटीज़ के होंगे, प्रोविजनल ऑटोनॉमी भी होगी, ठीक है। तो बहुत सारी जो इसके नतीजे में रिएक्शंस क्या क्या हुए थे। मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि भाई सही अच्छा है ये, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाह रही थी कि डिवीज़न हो, डिवीज़न की बात जो है ना उसको वो लग रहा था कि मानने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और गांधी जी समेत कांग्रेस वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि साफ दिख रहा था कि इसमें इंडिया को डिवाइड किया जाएगा। तो उनको लग रहा था कि भाई ये तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो ब्रिटिश का ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट था, और अमेरिका भी कह रहा था अरे कि इंडिया को आज़ाद करो। अमेरिका की उस वक्त जो पॉलिसी थी आज से बहुत मुख्तलिफ थी, और उस वक्त वो इंडिया की आज़ादी के हक में थे। तो बात सिर्फ ये थी कि इंडिया आज़ाद होगा तो मुकम्मल आज़ाद होगा नहीं, और एक इंडिया बनेगा या इंडिया के साथ एक पाकिस्तान बनेगा, ये बात डिसाइड होनी। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल और लिटरेसी सर्विसेज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। अर्ली एजुकेशन हासिल की उन्होंने और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 में एज ए सर्कुलर ज्वाइन की कोर्ट ऑफ लॉ में। 1846 में वो चीफ जज बने। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई 1857 में तो बजनौर में थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को ज़िंदगी में ख़तरे में डाल के, जिसकी वजह से उनको गवर्नर के ओहदे की पेशकश हुई। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने मना कर दिया, बहुत बड़ी बात है, गवर्नर का ओहदा तो यहाँ से बादशाहत वाला ओहदा होता था। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहा हूँ। तो 1876 में उन्होंने जॉब से रिटायरमेंट ले ली और मुस्लिम्स के लिए वर्क किया। अब देखो यार एक बात सुनो, बहुत बड़ा काम है। अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, नो डाउट पाकिस्तान की आज़ादी की बुनियाद रखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान थे, और उसके बाद इसकी जो पाए तकमील की वो कायद आज़म ने की, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तहरीक खिलाफत का। लेकिन अगर हम देखें तो बिल्कुल स्टार्ट जो हुआ ना इन सब में वो सर सैयद अहमद खान ने किया था, क्योंकि मुसलमानों को इतना भड़का दिया गया था। वो खुद हमारे यहाँ के कुछ लोग थे कि भाई इंग्लिश नहीं सीखो, अंग्रेज़ों के साथ ताउन नहीं करो, अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं करो। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ना उन्होंने बड़ा अहम काम किया। तो देखो बैकग्राउंड की हेडिंग बनी कि भाई जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा था, और इतना टारगेट किया गया, इतना टारगेट किया गया कि मुसलमान जो थे बिल्कुल ही ना दूर हो गए थे एजुकेशन से, जिसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश जो रूल था उसको खतरा समझते थे अंग्रेज़। और जब मुसलमानों ने कहा कि भाई अंग्रेज़ी सीखेंगे भी नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर इख्तलाफात और बढ़ गए। नतीजा हुआ कि मुसलमान बहुत पीछे रह गए तालीमी मैदान में, इकनॉमिकल लिहाज से। और कहते हैं अल्लाह ताला का दस्तूर है, जब कोई कौम सियासी, माशी, इक़्तिसादी तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाती है तो अल्लाह ताला उसमें कोई एक मसला पैदा कर देता है जो उस कौम की सियासी, माशी रहनुमाई करता है और उस कौम को मुस्तहकम करता है। अल्लाह ताला ने वो मसला मुसलमानों में सर सैयद अहमद ख़ान के तौर पर पैदा किया। तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव मूवमेंट थी, अब ये हेडिंग बनेगी, उसके क्या अचीव थे। कॉन्फिडेंस हो गवर्नमेंट और मुस्लिम में, मुस्लिम्स को जो है मॉडर्न नॉलेज हो इंग्लिश और जर्नल नॉलेज की, मुस्लिम को जो है
पॉलिटिक्स में बैक कराया जाए। सरसद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज थी वो बहुत थी, क्योंकि ख़ुद बड़े अच्छे एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। तो इन्होंने ये किया कि भाई जो भी मुसलमान हैं उनको ज़्यादा तरक्की मिले। स्कूल्स खोले, ख़ासतौर पे मुरादाबाद में बहुत खोले थे। और सबसे पहला खोला था 1859 में पर्शियन स्कूल था। ये एमसीक्यूज़ में बहुत आती है बात ना, कि पहला स्कूल कहाँ था, मुरादाबाद में। कब था भाई, 1859 में। दूसरा कहाँ खोला था, गाज़ीपुर में 1862। ठीक है जी। फिर इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाज़ीपुर में। वो कब बनाई, 1863 में। और हेड क्वार्टर जो सोसाइटी का था वो अलीगढ़ में कब शिफ्ट किया, 1876 में। अब तक ये बड़ा अहम पहरा था। इस ज़माने में वो चाहते थे कि भाई मुसलमान आला तालीम हासिल करें। तो उर्दू में तो कोई ज़्यादा ना इतनी किताबें नहीं थी, तो इंग्लिश से दूसरी ज़ुबानों से ट्रांसलेशन करवानी शुरू की उन्होंने उर्दू में उन लैंग्वेजेस की, ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और पहुँचा, नो डाउट पहुँचा। और भाई किसकी वजह से पहुँचा यार, ओनली एंड ओनली सरसद अहमद ख़ान। तो जितना हम सलूट करें, ट्राइब्यूट करें, कम है उनको। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम था। फिर ये जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेटेड स्कूल अलीगढ़ था, ये 1875 में स्कूल बना, 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बनी। और ये जो सरसद यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ स्टूडेंट्स एसोसिएशन वालों ने ही बनाई हुई है, ठीक है ना। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी फिर मुनक़िद की, जिसका मकसद ये था कि भाई अब जो मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ंड जमा हो, रिक्वायरमेंट हो अलीगढ़ मूवमेंट की पूरी हो, और मुस्लिम कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस रहनुमाई की जाए। और लग रहा था कि भाई अब जो चूँकि कांग्रेस बन गई थी 1885 में एक पॉलिटिकल पार्टी, कि मुसलमान इलेक्शन में देखो कैसे हिस्सा लेते हैं। अगर बाइकआउट कर देते कि भाई ना इंग्लिश सीखनी है, ना जॉब करनी है, ना इलेक्शन में हिस्सा लेनी है, तो कैसे तरक्की करते हैं। तो यही तो थी क्वालिटी भाई, सरसद की यही क्वालिटी थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, सबको सिखाऊंगा मैं। और पे काम किया और सिखाया सबको। देखा आज दुनिया ने कि कितनी तरक्की की है मुस्लिम्स ने। तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, सरसद अहमद ख़ान को जाता है। तो हम कह सकते हैं फिर इसके बाद कंक्लूजन बनेगा, नो डाउट सरसद अहमद ख़ान अपलिफ्ट द educational standard of Muslim, the prominent English teacher like Edmund Morrison and आर्चिबाद जैसे लोग उन्होंने हायर किए थे, ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट की बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ थी उनको टीचर के तौर पे। और वो टीचर भी हायर किए थे जो संस्कृत सिखाते थे, वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो अंग्रेज़ों को भी बुलाया इन्होंने। और इस तरह से इतनी बड़ी एजुकेशन की फॉर्म। तो आज ये खिलाफत मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है मेरा। और क्या थी खिलाफत मूवमेंट, कब स्टार्ट हुई, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। 1914 में यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और इटली ने एक अलाइंस बनाया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के ख़िलाफ़, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, तुर्की उस वक्त सेंटर था इस्लामिक वर्ल्ड का। और जो खलीफा था तुर्की का, ज़ाहिर है वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होता था। जब भी कोई मुसलमान बादशाह बनता था तो खलीफा से उसको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलता था। हिजाज़ मुक़द्दस जो था वो तुर्किश डोमेन में ही था। और तुर्की की जो शिकस्त थी वो सबके लिए बड़ी ख़तरनाक होती। मक्का और मदीना तक पे ख्याल ये था कि जी पोजेसन ना हो जाए लाइट फोर्सेस का। तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो थे वो खिलाफत मूवमेंट को बचाना चाह रहे थे। ख़ासतौर पे इंडिया के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की। इसमें 2 भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। इनके अलावा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान समेत बहुत सारे लोग थे, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह, सलमान नदवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन साहब ने भी मुसलमानों को इस मूवमेंट में सपोर्ट किया था लखनऊ पैक्ट के बाद। तो हुआ क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मल्टीपर्पज़ थी, ठीक है जी। मेन ऑब्जेक्टिव थे कि खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखा जाएगा
पर खिलाफत अपने तौर पे चलेगी, तुर्की की डिग्निटी काम की जाएगी और उसके बाउंड्रीज में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मक्का और मदीना की पाकीज़गी बरकरार रखी जाएगी और जो नॉन मुस्लिम फोर्सेस हैं वो इन दो मुकद्दस मुकाम में ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत यहाँ नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या था, जो एक्टिविटीज़ हुई थी खिलाफत मूवमेंट की, तो मुख्तलिफ डेलीगेशन जाते थे, यूके भी जाते थे, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाते थे, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर होते थे। मेडिकल एड भी पूरी दुनिया के मुसलमानों में तुर्की में गई। फिर बहुत ज़्यादा तादाद में पैसे कलेक्ट किए गए कि फाइनेंशियल एड दी जाए तुर्की को, सल्तनत उस्मानिया को। फिर large procession were arranged, protest meeting was held and strike are observed in Bing and small cities in subcontinent, पूरे सबकॉन्टिनेंट में मुजाहरे हुए हक में। तो फिर उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए थे कि अलाइड फोर्स ने एग्रीमेंट किया था जिसे सर्फ एग्रीमेंट करते थे, और पार्टीशन होगा तुर्की का। अब ये मुसलमानों के लिए ना बड़ा एक धचका था, यानी अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं मानी तो मुसलमानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी थी। ठीक है, और 1920 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी ने कहा कि एक फतवा दे दिया कि जनाब चूँकि दारुल हर्ब है, प्लेस ऑफ वॉर, और मुसलमानों को कहा गया अफ़गानिस्तान और ईरान जो दारुल अमान है हिजरत कर जाए। अब इससे ना बहुत नुकसान हुआ था मुसलमानों को, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रेशर हुआ था। अफ़गानिस्तान और ईरान वालों ने कबूल करने से भी इनकार कर दिया था ज़्यादातर लोगों को, और उनको घर बार छोड़ना पड़ा, सारे कारोबार उनके नुकसानदेह में हो गए। रोल ऑफ प्रेस, तो मुस्लिम जर्नलिज्म जो था वो भी था, इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता था। ज़मींदार अखबार था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का, अल अहलाल मौलाना आज़ाद का था, कॉमरेड के मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर गांधी जी ने एक गोल्डन चांस एडॉप्ट किया, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट तो किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम साथ हैं। तो गांधी जी की पॉलिसी ये थी कि ज़ाहिर है इससे लगेगा ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों को कि भाई कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है, तो आइंदा तौर पे मुसलमान भी उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या एडवाइस दी थी मुसलमानों को कि टाइटल जो गवर्नमेंट ने दिए वो वापस कर दो, रिज़ाइन कर दो गवर्नमेंट जॉब से, स्ट्रीट में मुजाहरे करो, और गिरफ्तार भी दो, टैक्स देने से इनकार कर दो, रिफ्यूज़ टू फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, माइग्रेट टू ईरान। इससे ज़ाहिर है मुसलमानों को नुकसान हुआ, क्योंकि भाई हुआ ये कि ज़ाहिर है मुसलमानों ने तो उहदे छोड़ दिए थे, लेकिन दूसरे लोग जो इंडिया में थे उन्होंने तो उहदे नहीं छोड़े। तो उसके बाद हुआ मॉपला अपराइजिंग। तो ये कुछ ट्राइब्स थे, अरब ट्राइब, जिन्हें मॉपला कहते थे, मालाबार शोर्स में थे। इन्होंने फेथ ये दिया कि वो मुस्लिम्स हैं, और गवर्नमेंट ने बहुत सारों को इनको अरेस्ट किया। ये खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन करना चाहते थे, इनके 400 के करीब लोग मारे गए। गांधी जी ने रिज़ाइन कर दिया था। एक जो इवेंट हुआ था जिसे चूरा चोरी कहते हैं, मुस्लिम लीडर जो थे उनको ये लगा कि भाई ये जो चीज़ है ना गलत है, और गांधी जी ने हमें सही मशवरे नहीं दिए, इससे हम जो है ना एजुकेशन इकोनॉमिकल जो है उससे दूर हो गया। असल में दोनों जौहर बुरादरान जब जेल में थे तो गांधी जी ये खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो मिलियंस ऑफ मुसलमान फैमिलीज़ गई, लेकिन प्रॉपर्टीज़ भेज दी थी उन्होंने हिंदुओं को, और जब अफगान गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था तो ये कहीं के भी नहीं रहे थे। और आखिरकार 1924 में जब कमाल पाशा था तो उसने खुद ही खिलाफत मूवमेंट ख़त्म कर दी लोआनसे ट्रीटी के नतीजे में। तो फिर क्या रह गया था, ज़ाहिर खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई। हज्जाज जो थे वो शरीफ मक्का को दे दिए गए थे, और तुर्की का कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप से। तो खिलाफत मूवमेंट का भी एंड हो गया लोआन से एग्रीमेंट के नतीजे में।
देखिए आखिरकार क्या क्या माइलस्टोन मुस्लिम लीग ने अचीव किए 1906 से लेके 1947 तक। तो देखो पहली बात तो ये कि 1905 और 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, और जिसके नतीजे में मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए थे, लेकिन इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो यही वजह थी मुस्लिम लीग बनी। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग बनी। फिर ये मिंटे मोल्डर रिफॉर्म, ये वायसराय थे उस ज़माने के, और 1909 का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कह लें, इसको मिंटो मोल्डर रिफॉर्म कहते हैं। और नीचे देखें 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉन्टेक चैल्म फॉन्ड रिफॉर्म कहलाता है। तो मिंटे मोल्डर रिफॉर्म ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 में हुए थे और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम था, यानी मुसलमान ही मुसलमानों के नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे। फिर 1913 में कायदे आज़म ने ज्वाइन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। इससे काफ़ी हिंदू मुसलमानों की जो यूनिटी थी वो इंक्रीज़ हुई। फिर एक था मॉन्टे चैल्मफोर्ड रिफॉर्म, वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो थी मुसलमानों की होगी सेंट्रल लेजिस्लेशन में, ये डिसाइड हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट जो थी ये हुई थी, अगरचे देखो ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ये वैसे लंबा पीरियड था, 1919 से लेके 1924 तक चली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इस पर एक अलग से हमारा पूरा एक क्वेश्चन है, तो उसमें हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन जब तुर्की में खिलाफत ख़त्म कर दी गई तो ज़ाहिर है खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म हो गई। फिर साइमन कमीशन, ये बड़ा अहम था। देखो मुस्लिम की को ट्रू पिक्चर जो दिखी कांग्रेस की वो इसके बाद ही दिखी, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो अपने आप को स्ट्रेंग कर रहे थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो आई उसमें बहुत तासुब मुसलमानों के साथ हुआ। और साइमन कमीशन जो मुसलमानों के लिए अच्छी रिपोर्टें ला रहा था उसको भी कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिल्ली प्रपोज़ल आया था, इस प्रपोज़ल में मुस्लिम लीडर यूनाइट हो गए थे और आपस में मिलके एक समझौता करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे अहम जो इवेंट्स हुए थे इस दौरान ये दो हुए थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी को मुस्तरद कर दिया गया था, और 1929 में अगरचे 14 जो पॉइंट थे कायदे आज़म के, इससे अलग मुल्क की डिमांड नहीं थी, लेकिन किसी हद तक यही बाद में अलग मुल्क का सबब बने। फिर अलाहाबाद स्पीच थी जिनमें कायदे आज़म ने बताया था कि भाई मैंने एक ख्वाब देखा है मुसलमानों के लिए। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी इसी दौरान शुरू हुई थी, और एक बड़ा अहम इवेंट हुआ था 1935 में। कांग्रेस ने ना इलेक्शन जीत लिए थे जी हाँ, और इनकी वजारतें बनी थी, मुस्लिम लीग को इसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो मुस्लिम लीग के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर तारीख है, मैं बता रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा। कांग्रेसी वजारतें टूट गई, इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात बनाया था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी 23 मार्च को, और अगस्त में एक ऑफ़र ये हुई थी कि अगर माइनॉरिटीज़ को प्रॉमिस किया जाए कि उनकी पोजीशन में तब्दीली नहीं होगी तो शायद पाकिस्तान का मुतालबा पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसा भी फिर नहीं हुआ। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में दोबारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन जिना ये कांग्रेस कहते थे कि इंडियन छोड़ दो, और कायदे आज़म क्या कहते थे कि पहले इंडिया और पाकिस्तान को मुल्क बनाओ फिर छोड़ दो। जिन्ना गांधी टॉक भी हुई थी 1944 में। गांधी साहब चाह रहे थे कि जिन्ना साहब कायदे आज़म साहब जो हैं वो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएँ, लेकिन कायदे आज़म ने हुए। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त तक मुस्लिम लीग बहुत पावरफुल हो गई थी कि तमाम तर जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव थी मुस्लिम लीग के पास थी, और उसका नतीजा हुआ कि 1946 का इलेक्शन 428 सीट्स मुसलमानों ने जीती, जो उनकी 492 सीट्स में से तो एक बहुत बड़ी वाज़ मेजॉरिटी थी। और इस इलेक्शन से साबित हो गया कि पाकिस्तान का क़याम अब होगा। फिर दिल्ली कन्वेंशन भी हुआ था, और फिर एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था जिन्होंने आखिरी कोशिश की थी, ठीक है, कि किसी तरह से
जो है मामलात ऐसे हों कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकम्मल तौर पे ना आए। लेकिन आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया जिसमें मुल्क की तकसीम की बात हो गई थी और फिर इस तरह मुस्लिम लीग बनी। तो सबसे पहला आज जो एग्ज़ाम का सवाल है, वाई मुस्लिम लीग वॉज पाउट इन टू एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। तो देखो असल मसला था पॉलिटिकल नीड्स जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के थे। ख़ास तौर पे ये सब कुछ डिसाइड हुआ जब मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई ढाका में 1906 में, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की जाएगी। और मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिश में नवाब सलीम ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान, नवाब वक़ारुल मलिक, सर आगा ख़ान थिरी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। सर आगा ख़ान थिरी जो प्रेसिडेंट बने थे और अमीर अली जो थे प्रेसिडेंट लंदन ब्रांच के बने थे। हेड ऑफिस जो है वो अलीगढ़ में हुआ था और पहला एनुअल सेशन कराची में हुआ 1907 में। अब आखिर मुस्लिम लीग बनी क्यों, सवाल ये पैदा होता है। तो भाई मेरे बात कुछ इस तरह की हो गई ही थी कि मुस्लिम लीग बनने के बहुत सारे कॉजेज़ थे। पहले तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, ठीक है, जिसका था कि प्रॉब्लम्स पूरे इंडियंस के लिए किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुसलमानों को जो है उनकी पार्टी में कोई राइट्स नहीं थे किसी किस्म की, कोई फ्रीडम नहीं थी। सारे ओहदे जो थे बड़े बड़े कांग्रेस में, उनमें से कोई भी मुसलमानों के पास नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना था। दूसरा बात ये था कम्युनलिज्म। जो इंडिपेंडेंस वॉर के बाद सारी जो जॉब्स थी वो मुसलमानों को नहीं मिल रही थी, ठीक है, और मुसलमानों के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। यही वजह थी कि फ़ौरन के फ़ौरन ये मामला जब हुआ तो मुस्लिम लीग की क़याम के बाद इस पर वर्किंग शुरू हो गई। फिर कुछ एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि शंगदन, शुदी, आर्या समाज, ठीक है, जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट थी और जिनका कहना था मुसलमानों का कोई राइट नहीं है हिंदुस्तान पे और मुसलमानों को निकल जाना चाहिए। फिर जो है एक और सबब बना था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बना था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे बना था, फेवर था मुस्लिम्स को, और इसमें कुछ नई सिचुएशन थी। और इसमें ये हुआ था कि जो मुसलमान थे उनके हवाले से, देखो जो बंगाल था ना उस वक्त बहुत बड़ा था, मौजूदा आसाम, बांग्लादेश, इंडियन बंगाल, सेवन सिस्टर्स, ये सब थे। हुआ ये कि जब ये बनी ना तो यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुसलमान कम थे। तो मुसल अंग्रेज़ों ने बंगाल जो कि बहुत बड़ा प्रोविंस था, मौजूदा अगर आप आबादी लगा लें तो शायद 35-40 करोड़ बने, तो उसको दो हिस्सों में हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल अलग कर दिया, जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस ने मुखालफत की, ये सबसे बड़ा रीज़न हुआ था। मुसलमानों को लगा कि भाई इनको मुखालफत तो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, तो यही वजह थी कि मुसलमान जो थे अब उनको के लिए ज़रूरी हो गया था कि अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। फिर एक उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये बहुत थी, उर्दू की जगह हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के हवाले से कांग्रेस वर्क कर रही थी, ये भी एक सबब बना। फिर एक लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीता, और लिबरल पार्टी जो थी ये कहती थी कि भाई कुछ राइट्स दिए जाएं, पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाएं। तो मुसलमानों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। फिर एक जो सबब बना वो था शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में लॉर्ड मिंटो जो थे, बाद में इन्हीं के नाम पे मोल्ले मिंटो रिफॉर्म आए, 1 अक्टूबर को शिमला में मिले सर आगा खान थिरी से जो हेड ऑफ डेपुटेशन थे, और मुसलमानों ने पूरा एक अपना मेमोरेंडम दिया, रिक्वेस्ट दी बेसिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स की। तो डिमांड ये थी कि सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम मुसलमानों के लिए राफिज किया जाए। इसकी मुखालफत ज़ाहिर कांग्रेस कर रही थी, तो इसलिए भी मुस्लिम लीग का क़याम का रीज़न था। तो ये तो रीज़न थे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे,
पहला था एक अंडरस्टैंडिंग हो गवर्नमेंट में और इंडियन मुस्लिम लीग में और प्रमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग देम। फिर कोऑर्डिनेट विद अदर नेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टी फॉर जनरल वेलफेयर to protect the right of Muslim nation and to interfere with the government and other agency for the purpose। तो दो अमेंडमेंट भी की गई 1913 में, और ये अचीवमेंट थी कि जी एक सेल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, सोशल वेलफेयर होगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। तो शुरू में बड़ी अचीवमेंट की, मुसलमानों की एक जमात बन गई, इन्होंने प्रेशर डाला और फुलफिल डिमांड की, जुमला डेपुटेशन की, मीट हुई, अर्ली सक्सेस मिली, और फिर एक कांग्रेस से मुस्लिम लीग ने पैक्ट कर लिया। मुस्लिम लीग में आगा खान साहब, वकार उल मलिक और कायद आज़म, इन्होंने बड़ा काम किया, और यही हुआ कि देखें अलीगढ़ कॉलेज, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी 1920 में, ये बड़ा अहम इवेंट हुआ। और मुस्लिम लीग ने का जब 1940 का इजलास हुआ तो इन्होंने एक डिमांड भी रख दी थी पाकिस्तान की। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा। सो अर्ली जो प्रॉब्लम्स हुए थे पाकिस्तान को, उसकी भी हमने बात करनी है इस लेक्चर में, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी बात करनी है। तो बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं हमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं ये पाकिस्तान के। तो देखिए जो अर्ली प्रॉब्लम्स हुए, सबसे पहले तो क्या था, रेड क्लिफ अवार्ड, इसमें बड़ी इनजस्टिस हुई थी। रेड क्लिफ एडवोकेट थे जिनके ज़िम्मे था कि इंडो पाक को तकसीम करें। तो इसमें काफ़ी ऐसे मुसलमान एरियाज़ जिनमें मुसलमान मेजॉरिटीज़ थी, ख़ासतौर पे पंजाब और बंगाल में, वो इंडिया को दे दिए गए थे। तो जैसे कि तहसील डिस्ट्रिक्ट थी गुरदासपुर, कोट पटाला, और ये पाकिस्तान को मिलने थे। तहसील ज़ीरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर, ये भारत को दे दिए गए सारे। वरना तो देखिए लैंड रूट ही नहीं था भारत के पास वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जाने का। अगर ये पाकिस्तान को मिल जाते तो लाजमी बात है कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ आ जाता। और टू हेड वर्क फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स, और बहुत सारे इलाके इसी तरह से बंगाल में भी हुए थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग माइग्रेशन करके आए थे। जब मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा था तो वो पाकिस्तान आ गए, तो उनको संभालना, उनके घरों को करना। उनमें से बहुत सारे बड़े नवाब थे, अरबपति थे, लेकिन अब वो पैसे को मोहताज हो गए थे, इवन खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी उनके पास। तो ये सारे मसले थे। लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज आए थे। देखिए तकरीबन 1,25,00,000 लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था उस ज़माने में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी माइग्रेशन कभी नहीं हुई इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे शेल्टर, क्लोथिंग और फूड के प्रॉब्लम्स थे। फिर जो एसेट्स थे पाकिस्तान के हिस्से के, वो भी पाकिस्तान को नहीं दिए जा रहे थे। तो पाकिस्तान का 750 मिलियन शेयर बनता था, लेकिन 200 मिलियन शेयर के बाद जो है वो पाकिस्तान को शेयर उसका नहीं दिया गया। वो पाकिस्तान से कहा गया था कि भाई अगर आप कश्मीर सरेंडर कर दें तो ये आपको दिया जाएगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो फिर बहरहाल इंटरनेशनल प्रेशर था, और गांधी जी ने बहुत पाकिस्तान की हेल्प की। तो 500 मिलियन मिल गए, लेकिन 50 मिलियन वो कभी पाकिस्तान को नहीं मिले, जो उस ज़माने के लिहाज से बहरहाल एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर आर्म फोर्सेस के हवाले से भी डिवीज़न तय थी, लेकिन यहाँ भी मामला काफ़ी चेंज हुए। जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल औजिलक, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इंजस्टिस की, और ज़्यादातर जो मिलिट्री का हिस्सा था वो इंडिया को भी ही दिया। हालांकि डिसाइड हुआ था कि 64 और 36% रेशो के हिसाब से मिलिट्री एसेट्स तकसीम होंगे, और 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी तो पाकिस्तान को एक भी नहीं दी गई, और जो 16 की 16 फैक्ट्रीज थी वो वहीं थी। और इवन इसी तरह जो मिलिट्री एसेट्स के पैसे थे वो भी पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे। और एक वक्त तो यह है कि फील्ड मार्शल तक ने फिर ये रिज़ाइन कर दिया था कि भारत जो है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर कर रहा है।
तो ये सारे के सारी बात थी। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनको भी नहीं करने दी गई। फिर कैनाल वाटर प्रॉब्लम था। जो पाकिस्तान में ज़रिया बहते हैं वो कश्मीर से स्टार्ट होते हैं। रावी, सतलज, प्यास जो थे वो भारतीय साइड सेंटर होते थे। तो उन चूँकि फ़िरोज़पुर और मधुपुर जो है इंडिया को दे दिए गए थे, तो इंडिया ने इन दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक के तहत एक मुआहदा हुआ था 1960 में, और रावी, सतलज, प्यास पे भारत का तकसीम किया गया था, झेलम, चनाब और सिंध पे पाकिस्तान का। फिर जो बहुत सारी स्टेट्स थी, 635 प्रिंसिपली स्टेट्स, वो किस कंट्री को ज्वाइन करें ये अंग्रेज़ों ने उन पे छोड़ दिया था कि इंडिया मुसलमान को करें, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट है। तो बहुत सारी स्टेट्स थी जो प्रॉब्लम्स आए हैं। कश्मीर का आया, हैदराबाद, जूनागढ़ और मुनारा दर का। फिर कायद आज़म की वफ़ात से ना ये मामला सिर्फ 13 महीने बाद ही पाकिस्तान की आज़ादी के वो वफ़ात पा गए। तो कायद आज़म की वफ़ात से भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान।